नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं पीरियोडिक टेबल का एक रफली रिकॉल करने जा रही हूँ। वैसे पीरियोडिक टेबल हम 11th-12th में पढ़ते हैं तो इजीली सबको पता होता है कि पीरियोडिक टेबल क्या है, एंड इसमें एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक रिकॉल हो जाए इसलिए मैं आइडिया देने जा रही हूँ। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं पीजीटी लेवल के पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कि जो टोटल होते हैं हमारे 18 ग्रुप्स और 7 होते हैं हमारी पीरियड्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उन्हें हम पीरियड बोलते हैं। अब जो ये वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं ये टोटल होते हैं 18 एंड जो पीरियड होती है वो होती है हमारी 7। नेक्स्ट जो मेन चीज़ है, जो ग्रुप फर्स्ट है उसको हम एल्कली मेटल ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप सेकंड को एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। ग्रुप फर्स्ट को एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो भी मेटल्स है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो भी ऑक्साइड्स बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको एल्कली मेटल बोला जाता है। हिंदी में क्षारीय धातुएं बोलते हैं ये, क्योंकि जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक या क्षारीय होते हैं। ग्रुप 2 को एल्कली अर्थ मेटल आयन बोला जाता है, क्योंकि ये भी जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा एल्कली होते हैं, मतलब कि क्षारीय होते हैं, मतलब कि बेसिक होते हैं, ठीक है। बट ये मेटल्स जो होती है वो अर्थ में पाई जाती है, इसलिए ग्रुप 2 को एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। इन्हें हम एस ग्रुप बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। ये जो आगे के 10 ग्रुप्स है, ग्रुप नंबर 12 तक, इन्हें हम डी ब्लॉक बोलते हैं, और आगे के जो 6 ग्रुप है उन्हें हम पी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। लास्ट जो ग्रुप नंबर 18 होता है इसे हम नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब मेन जो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पीरियोडिक टेबल में मैं बता देती हूँ, ठीक है। हमें पता है कि 86 तक रेडोन होता है। 86 में हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का निकालने के लिए 32 ऐड करेंगे, ठीक है। 32 एलिमेंट ऐड करने के बाद आ गया नेक्स्ट नोबल गैस हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 118। दोस्तों आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि 118 जो एलिमेंट है, ठीक है, वो नेक्स्ट हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला या नोबल गैस है हमारी, ठीक है, रेडोन के बाद। अगर 118 नोबल गैस है तो जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का प्रीवियस एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था कि 120 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो देखिए दोस्तों 118 अगर यदि नोबल गैस है तो हमें पता चल गया कि 119वां नेक्स्ट ग्रुप नंबर 1 में आएगा और 120वां ग्रुप नंबर 2 में आएगा। ग्रुप नंबर 2 मतलब कि एल्कली अर्थ मेटल में आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि 117 परमाणु क्रमांक या 117 एटॉमिक नंबर वाला कौन से ग्रुप में आएगा, तो आप इजीली देख सकते हैं कि 118 अगर नोबल गैस में है तो इससे एक कम मतलब 117 हमारा किस में आएगा? ग्रुप नंबर 17 मतलब कि हैलोजन में। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी है। ये था हमारा पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब जल्दी से चलिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में शुरू करते हैं। दोस्तों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के आपको जितने भी पीजीटी लेवल के पेपर है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको जितने भी पीजीटी लेवल के पेपर हैं उनमें आपको बहुत इजीली 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसे बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ मतलब हमारी पीरियोडिक टेबल के साथ जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है एटम की वो कैसे चेंज होती है, इसलिए उन्हें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो बेसिकली हमें 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। फर्स्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो फर्स्ट अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मेरे इस वीडियो में, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई प्रॉपर्टी है इसके जो क्वेश्चन है वो एटॉमिक साइज के नाम से भी आ जाते हैं। बेसिकली दोस्तों दोनों एक ही चीज है, क्योंकि साइज किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली रेडियाई पे। इसलिए एटॉमिक रेडियाई से रिलेटेड क्वेश्चन आए या एटॉमिक साइज से क्वेश्चन आए, कोई मैटर नहीं करता, दोनों एक ही चीज है।
तो सबसे पहले हम जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई या एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम 5 या 6 चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे रेडियाई डिफर करती है एटम टू एटम। ठीक है, तो फर्स्ट ए पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियाई, या मैं यूं कहूं कि कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई, तो सबसे पहले तो दोस्तों कोवलेंट रेडियाई होती क्या है? कोवलेंट रेडियाई होती है, कोई भी हमने कोवलेंट मॉलिक्यूल लिया, जैसे फॉर एग्जांपल Cl2 मॉलिक्यूल हमने लिया कोवलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो Cl2 मॉलिक्यूल ये एक क्लोरीन एटम है, ये दूसरा क्लोरीन एटम है, इन दोनों के बीच में आपस में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट रेडियाई क्या होती है? इन दोनों न्यूक्लियस के बीच, ये Cl का न्यूक्लियस है, ये दूसरे Cl का न्यूक्लियस है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की ये जो दूरी है इसे हम बोल देते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका जो 1/2 है उसको हम कहते हैं कोवलेंट रेडियाई। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कोवलेंट रेडियाई क्या होती है। जो भी कोवलेंट मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है उसका 1/2 क्या होता है? हमारा कोवलेंट रेडियाई। ठीक है, इसे हम एटॉमिक रेडियाई भी बोलते हैं। अब एटॉमिक रेडियाई वेरी कैसे करती है पीरियोडिक टेबल में? तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं, हमें पता है कि शेल मतलब कि कोश संख्या या शेल बढ़ते जाते हैं, इसलिए साइज बढ़ता रहता है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ती रहती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो साइज जो है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जेड इफेक्टिव, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के प्रति कम हो जाता है, इसलिए और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण जब भी हम ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है, मतलब साइज बढ़ता है। और जैसे जैसे हम पीरियड में जाएंगे, पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई कम होती जाती है, मतलब साइज कम होता जाता है। आई होप दोस्तों ये आपको चीज़ समझ में आ गई है। नेक्स्ट, इसका रीज़न क्या है? जेड इफेक्टिव, क्योंकि जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता रहता है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खींचा रहेगा, इस कारण साइज क्या होता है? कम होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सिंपल पूछ लिया जाए कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इसमें एटॉमिक साइज का सीक्वेंस लिखो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे गए, ठीक है, वैसे वैसे साइज बढ़ता गया, तो इसलिए एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट, बी पॉइंट क्या आ जाता है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में? रेडियाई इन मल्टीपल बॉन्डेड एटम। ठीक है, मल्टीपल बॉन्डेड एटम मतलब कि जैसे C सिंगल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो C सिंगल बॉन्ड बहुत मतलब बड़ी लेंथ का होता है, उसके बाद C डबल बॉन्ड C, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C। रीज़न क्या है इसका? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होते हैं वो छोटे, कार्बन कार्बन लेंथ छोटी होती है, sp2 उससे बड़ी और sp2 उससे छोटी और sp उससे भी छोटी। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में हम देखें तो s करेक्टर बढ़ता जा रहा है। देखो sp में s करेक्टर है 50% s करेक्टर एंड 50% p करेक्टर, sp2 में 25% S character and 33% S character, 66 point समथिंग P करेक्टर, एंड sp3 में 25% S करेक्टर और 75% P करेक्टर। तो आप देखिए कि जैसे जैसे S करेक्टर बढ़ता जा रहा है, मतलब कि जेड इफेक्टिव मतलब कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, इस कारण जो अट्रैक्शन बढ़ने के कारण साइज छोटा होता जा रहा है। तो C सिंगल बॉन्ड C बड़ा होता है, C डबल बॉन्ड C उससे छोटा और C ट्रिपल बॉन्ड C उससे छोटा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए C2H6, C2H4 एंड C2H2 में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखिए, तो क्या हो जाएगा? C2H6 सबसे बड़ा क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, C2H4 उससे छोटा क्योंकि इसमें sp2 है, C2H2 में उससे भी छोटा क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है और ट्रिपल बॉन्ड है। तो बेसिकली दोस्तों इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो आपने देखा सिंगल बॉन्ड हमेशा सबसे बड़ा होता है, डबल बॉन्ड उससे छोटा, ट्रिपल बॉन्ड उससे छोटा। ये था 2 पॉइंट एटॉमिक एंड एटॉमिक साइज के। पहला हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियाई या कोवलेंट रेडियाई, दूसरा हमने पढ़ा रेडियाई इन मल्टीपल बॉन्डेड एटम। अब हम करने जा रहे हैं तीसरा पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज द आयनिक एंड क्रिस्टल रेडियाई। आयनिक एंड क्रिस्टल रेडियाई। सबसे पहले आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या होती है दोस्तों? आयंस हमें पता है 2 टाइप के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी पहले ही समझा चुकी हूँ कि कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, मतलब पेरेंट एटम से कैटायन हमेशा छोटे होते हैं और एनायन पेरेंट एटम से हमेशा बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे Na+ है वो हमेशा छोटा होगा, Na से Na बड़ा होगा, और Cl नेगेटिव एनायन हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होगा, जैसे Cl नेगेटिव इज ग्रेटर देन Cl। ठीक है, रीजन क्या है? जेड इफेक्टिव। साइज में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जेड इफेक्टिव है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ही मैं कहूंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो पहले जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डाली है। जिसने भी अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लेना, ताकि आपको और पिक्चर क्लियर हो सके। तो देखो दोस्तों, जेड इफेक्टिव कैटायन हमेशा छोटा क्यों होता है पेरेंट एटम से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। कैटायन कम होते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो पेरेंट एटम से इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया। वैसे भी पॉजिटिवली चार्ज बढ़ गया तो मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर ज्यादा खींचे रहेंगे, इसलिए कैटायन हमेशा छोटा होता है। एनायन में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो बढ़ गया, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो गया, जेड इफेक्टिव जो है हमारा कम हो गया। जेड इफेक्टिव कम होने के कारण एनायन हमेशा बड़े होते हैं पेरेंट एटम से। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन में हम पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं दोस्तों। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से हर पीजीटी लेवल के को पेपर में आपको इस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसे तो आप MTR समझ लो, मतलब कि मुझे तो रटो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस वो आयंस होते हैं जिसे नाम से ही स्पष्ट है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। तो आइसो मतलब कि सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन। तो जिनमें भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो आयंस क्या कहलाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन नाइट्रोजन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, माइनस के 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए तो मतलब 10। नाइट्रोजन का 7, 3 और ऐड हो गए माइनस के तो 10। सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया 10। तो ये सभी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, क्योंकि इनमें 10 इलेक्ट्रॉन है सभी में। अब इनमें क्या है? प्रोटॉन डिफरेंट है, इस कारण जेड इफेक्टिव भी डिफरेंट है। पहले ही मैं बता चुकी हूं कि एनायन जो होते हैं वो बड़े होते हैं, कैटायन जो होते हैं वो छोटे होते हैं, क्योंकि कैटायन में जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है। तो कैटायंस में क्या होता है? जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होने के कारण ये छोटे हैं, और एनायन में जेड इफेक्टिव बहुत कम होने के कारण ये क्या होते हैं? बड़े होते हैं। आप एक चीज ऐसे भी याद रख सकते हैं कि साइज जो है वो साइज जो होता है वो जेड इफेक्टिव का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता है वैसे वैसे साइज क्या होता है? कम होता जाता है। ठीक है, तो अब दोस्तों एक चीज देख लीजिए, या फिर आप सिंपल सी एक फंडा याद रखिए कि साइज इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ओवर पॉजिटिव। जब भी आपको कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज दे दे और उसमें साइज का सीक्वेंस पूछ ले, ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि नेगेटिव बड़ा होता है और पॉजिटिव छोटा होता है, मतलब साइज इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ओवर पॉजिटिव। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा बड़ा। तो कार्बन पे -4, जितना ज्यादा, नाइट्रोजन पे 3 है, ऑक्सीजन पे 2 है, F पे 1 है। ठीक है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ही साइज बड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज, जितना और पॉजिटिव के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज्यादा बड़ा पॉजिटिव उतना ही छोटा, क्योंकि साइज पॉजिटिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो
इस तरीके से आप बहुत इजीली सीक्वेंस को मतलब ध्यान रख सकते हैं कि साइज जो है वो नेगेटिव के प्रोपोर्शनल होता है और पॉजिटिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा नेगेटिव साइज बड़ा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव साइज छोटा। और इस तरीके से आप बहुत इजीली सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीरियोडिक ट्रेंड इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। आपको हर पीजीटी में इसका एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब हम ई पॉइंट पढ़ेंगे। ई पॉइंट हमारा क्या है, वांडर वाल रेडियाई। दोस्तों हमने कोवलेंट रेडियाई पढ़ी, अब एक वांडर वाल रेडियाई हम पढ़ेंगे। वांडर वाल रेडियाई क्या होती है हमारी, तो चलिए दोस्तों पहले समझते हैं कि वांडर वाल रेडियाई होती क्या है। वांडर वाल रेडियाई होती है, जैसे ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, Cl2, ये दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, ठीक है, ये एक है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ये एक मॉलिक्यूल में Cl2 कोवलेंट मॉलिक्यूल में ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसका जो 1/2 है इसको हम कहते हैं कोवलेंट रेडियाई। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी है, इसका 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 क्या होगा, ये आपका होगा कोवलेंट रेडियाई, ठीक है। अब वांडर वाल रेडियाई क्या होती है, ये दोनों Cl2 मॉलिक्यूल के ये पास के जो नेबरिंग एटम है, पास के जो एटम है मतलब उन्हें हम नेबरिंग एटम कह देते हैं। ये इस Cl2 मॉलिक्यूल का ये क्लोरीन है, इस Cl2 मॉलिक्यूल का ये क्लोरीन है, तो ये आपस में पास पड़े। इन दोनों ये दो Cl2 मॉलिक्यूल के पास के जो एटम है मतलब नेबरिंग एटम है, उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, ये इन दोनों के बीच की दूरी, इन न्यूक्लियस के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका आधा क्या होता है वांडर वाल रेडियाई। 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, बिटवीन टू नेबरिंग एटम ऑफ नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। देखिए फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि वांडर वाल रेडियाई क्या होती है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड नियरेस्ट नेबरिंग एटम। जैसे ये नॉन बॉन्डेड है, ये Cl2 मॉलिक्यूल अलग है, ये Cl2 मॉलिक्यूल है, इसमें ये दोनों पास वाले नियरेस्ट नेबरिंग एटम के जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियस के बीच की दूरी है, उनका आधा वांडर वाल रेडियाई। देखिए दोस्तों आपको इससे स्पष्ट हो जाता है कि दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल बहुत दूर पड़े हैं, इसलिए वांडर वाल रेडियाई भी क्या है, ज़्यादा होती है कोवलेंट रेडियाई से, क्योंकि ये कोवलेंट रेडियाई तो पास के जो Cl2 मॉलिक्यूल है, कोवलेंट मॉलिक्यूल उसका आधा है, इसलिए कोवलेंट रेडियाई छोटी होती है और वांडर वाल रेडियाई बड़ी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कई क्वेश्चन में देखा गया है कि सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि वांडर वाल कौन सी रेडियाई बड़ी है, तो वांडर वाल रेडियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियाई। लास्ट पॉइंट है हमारा क्रिस्टल एंड मेटेलिक रेडियाई। क्रिस्टल और मेटेलिक रेडियाई क्या होती है, जो मेटेलिक क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, उसमें फॉर एग्जांपल हमारा सोडियम का क्रिस्टल है कोई भी, ठीक है, तो सोडियम के क्रिस्टल में कई सारे सोडियम के मेटल पड़ी है, तो इन सोडियम मेटल एटम में ये जो एटम्स के बीच की दूरी है, न्यूक्लियस के बीच की दूरी, इनका आधा क्या हो जाएगी, हमारी मेटेलिक रेडियाई। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट एटम इन ए क्रिस्टल, ठीक है, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट एटम इन ए क्रिस्टल, इसको हम कहते हैं आर मेटेलिक या मेटेलिक रेडियाई। जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि जो मेटेलिक रेडियाई होती है वो वांडर वाल और कोवलेंट के बीच की दूरी होती है। तो जो मेटेलिक रेडियाई होती है वो वांडर वाल और कोवलेंट के बीच की दूरी होती, बीच की रेडियाई होती है। तो वांडर वाल रेडियाई सबसे बड़ी, मेटेलिक उससे छोटी और कोवलेंट उससे छोटी। नेक्स्ट, अब कई बार मेटेलिक रेडियाई का भी ट्रेंड्स पूछ लेते हैं, तो पीरियोडिक ट्रेंड हमेशा कोई भी रेडियाई हो उसका सेम वही रहेगा जो मैंने पहले बताया था कोवलेंट में, कि जैसे जैसे हम ग्रुप में जाएंगे रेडियाई या साइज हमेशा बढ़ता रहेगा और जैसे जैसे हम पीरियड में जाएंगे साइज घटता रहेगा। जैसे आपसे पूछ ले कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, इसमें आप मेटेलिक रेडियाई कोवलेंट रेडियाई का ऑर्डर लिखो, तो क्या हो जाएगा
कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये तो पीरियड में और सल्फर यहाँ है, ठीक है। तो पीरियड में हम जैसे जैसे जाएंगे साइज क्या होगा या रेडियाई क्या होगी, छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन की सब, कार्बन, सल्फर और ग्रुप में हम जैसे जाएंगे साइज बढ़ता रहेगा। तो सल्फर की सबसे बड़ी, फिर उसके बाद पीरियड में क्या हो रही है, छोटी, और ग्रुप में क्या हो रही है, बड़ी, ठीक है। तो सल्फर की सबसे बड़ी, फिर उसके बाद कार्बन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन एंड फिर उसके बाद ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर, ठीक है।